ये आपके सामने उपस्थित ये पोस्टल ऑर्डर है। इसको बनाने के लिए आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके 100 रुपये का क्या बोलते बना के लाना है आपको अधीनस्थ बोर्ड के लिए, और 110 रुपये होंगे लगेंगे टोटल। इसमें 10 रुपये चार्ज लगेगा। इसके लिए यहाँ पर पे टू के लिए आपको लिखना पड़ेगा सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के नाम पे बनेगा, और यहाँ पर भेजने वाले का जो जैसे कि कैंडिडेट है वो अपनी डिटेल यहाँ पर लिखेगा। और ये आपकी ये पोस्टल ऑर्डर नंबर है ये आपका, जो आपको आवेदन पत्र में लिखना है। हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर पद की जो भर्ती निकली है उसके लिए विस्तृत आवेदन फॉर्म भरने के लिए इसमें गाइडलाइन प्रोवाइड कराई हुई है। इसमें आवेदन शुल्क आपको क्या बोलते हैं 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनेगा, जो एक ही बना के लाना है। 50-50 के दो नहीं चलेंगे, 100 रुपये का एक ही चलेगा। इस विस्तृत आवेदन पत्र के आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, जिसे आप अपने खुद हाथों से भरोगे पेन के थ्रू, और अपनी हैंड राइटिंग में भरना है आपको इसके अंदर। और इसको किसी प्रकार की आपको काट शाट नहीं करनी है, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। और एक पोस्टर ऑर्डर की आपको इस फॉर्म के साथ तो ओरिजिनल, और अगले के साथ में आपको जेरॉक्स लगेगी आपके पोस्टर ऑर्डर की। इसके अलावा बाकी आप ये गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा। और आयु संबंधित नियम करते हैं। इसमें आयु की गणना अपन सामान्य विभक्ति के अगले वर्ष 1 जनवरी तक की करेंगे अपन। साथ में आप कोई भी प्रमाण पत्र जैसे कि EWS हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, कुछ भी हुआ, वो लास्ट आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए आपके पास में, और नवीनीकृत होना चाहिए। पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए अब ये फॉर्म भर रहे हैं, विस्तृत आवेदन पत्र पढ़ना है भर रहे हैं अपन इसको। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ अपनी फ़ोटो चिपका देंगे, और फ़ोटो के ऊपर पूर्ण हस्ताक्षर करने हैं जो फ़ोटो से होते हुए जाएगा। इसके लिए जेल पेन का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ताकि ये अच्छी तरीके से आए। इसमें अपने सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के अंदर रोल नंबर नहीं है, इसलिए आपको केवल यहाँ पे जगह खाली छोड़ देनी है। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर आवेदन पत्र क्रमांक भरना है, जो एप्लीकेशन आईडी आपकी वो भरनी है, और साथ में मेरिट क्रमांक छोड़ देना है। और पोस्टल ऑर्डर जो आपका पोस्टल ऑर्डर बना है उसका पोस्टल ऑर्डर का नंबर जो भी मैंने आपको बताया था वो आपको यहाँ पे लिखना है। विज्ञापन संख्या सभी को यही लिखनी, चाहे लैब टेक्नीशियन हो या रेडियोग्राफर हो। पद का नाम लैब टेक्नीशियन के लिए 01 है तथा रेडियोग्राफर के लिए 02 है। और पद का नाम सहायक रेडियोग्राफर आएगा रेडियोग्राफर के लिए, और लैब टेक्नीशियन के लिए आएगा सहायक लैब टेक्नीशियन आएगा। विभाग का नाम सब दोनों के लिए एक ही आएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आएगा। और आरक्षण वर्ग जो जिस भी आरक्षण वर्ग से वो लिख सकता है। इसके बाद मूल निवासी व जन्म स्थान जो भी हो आपका लिख सकते हो। और बाकी जो है ये अतिरिक्त श्रेणी है, ये महिलाओं के लिए, इसको बाकी आप क्रॉस कर सकते हो। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी हो तो उसमें डिटेल भरनी है, वरना नहीं हो तो हटना। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम लिखना है अपन को, पिता का नाम, माता का नाम, और आवेदन की जन्म दिनांक लिखनी है। और विज्ञप्ति के निर्धारित तिथि की आयु यह आपको आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज होकर आई है। अगर नहीं भी आती है तो 1 जनवरी आपकी जन्म डेट से 1 जनवरी 2021 तक आप दोनों के बीच में करके लिख सकते हो। भारतीय रिलीजन हिंदू, वैवाहिक स्थिति अगर आप विवाहित हो तो आपको इसमें डिटेल भरनी है। जैसे कि अविवाहित है तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं भरना है, 17 को क्रॉस करते हुए जाना है। फिर इसके बाद आपका एड्रेस पत्र, आपका एड्रेस लिखना है, आपको करंट एड्रेस लिखना है आपको यहाँ पे। इसमें करंट एड्रेस लिख सकते हो, और साथ में और जहाँ तक हो सके दोनों एक ही भरना, अगर स्थायी पता भरो भी तो। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के अंदर आपको परीक्षा में उत्तीर्ण के नाम के अंदर इधर सेकेंडरी लिखना है और इधर हाई सेकेंडरी लिखना है। और प्राप्तांक कितने में से कितने नंबर आए आपके, परसेंटेज कितनी बनी, कौन से डिवीज़न में हो, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट करा है ये, और आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और 1 वर्ष की अवधि का था। यहाँ पर आपको रोल नंबर आपके लिखने, कौन सी बोर्ड से आपने ये किया था, और आपका रोल नंबर क्रमांक ये अलग से होता है, ये आपके 10वीं बोर्ड के ऊपर ही ऊपर आपको राइट साइड में मिल जाएगा, जैसा अभी मैं आपको दिखाऊँगा। जैसा कि ये क्रमांक लिखा हुआ है, ये 10वीं बोर्ड के इसमें यहाँ पे जो मिलेगा ये आपका रोल नंबर क्रमांक है, जो मैंने बता दिया। अब आती है डिप्लोमा की बारी। आप डिप्लोमा के हो तो यहाँ लिखना है डिप्लोमा में कोर्स का नाम, जैसे रेडियोग्राफी कोर्स हो अगर लिखना है, और अगर नहीं हो तो लैब टेक्नीशियन कोर्स लिखना है। कितने प्राप्त करे थे आपने, कितने में से कितने प्राप्त करे हैं आपने,
परसेंटेज लिखनी है, कौन से डिवीज़न में हो आपने, और वर्ष, इसमें वर्ष वो आएगा जिस वर्ष में आपने पास किया है, आपने कौन से वर्ष में पास किया है तो आपको वो लिखना है। और DRT ऑल सब्जेक्ट लिखना है, लैब टेक्नीशियन हो तो DMLT ऑल सब्जेक्ट लिखना है। और कोर्स की अवधि भले आपको 4 साल में कंप्लीट हुआ हो, लेकिन आपको 2 वर्ष ही अवधि लिखनी है कोर्स की अवधि। रोल नंबर आपका दिया हुआ है 28 सही, और आप कौन से RPM से हो, RUHS से हो तो आप यहाँ भर सकते हो। और साथ में अब रोल नंबर जो क्रमांक है वो मार्कशीट में मैं बताता हूँ, ये सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आपको यहाँ पर लिख। इसके अलावा 4 नंबर का पॉइंट है रजिस्ट्रेशन, आप RPM से भी लिख सकते हो, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलर जयपुर लिख सकते हो, आपने कब अप्लाई किया था, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, रजिस्ट्रेशन की इशू डेट कितनी है, और लास्ट डेट की कब तक वैलिड है वो। और विशेष वितरण में आपको जगह खाली छोड़ देनी है। इसके अंदर जिन लोगों को लिखना है जिसका कोर्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोगों को लिखना है, जिसके अनुभव प्रमाण पत्र हो वो ये यहाँ पर लिखेगा, जिसके नहीं है वो ऐसे करके क्रॉस कर देंगे। और अतिरिक्त विस्तृत के लिए आप कुछ भी अन्य जैसे आपने काम कर रखा है इससे रिलेटेड तो उसके लिए ये सब, और नहीं हो तो नो भरते हुए जाना है। और आवेदन के लिए शपथ पत्र के अंदर जैसे ये 2 चीज़ नहीं है कि नहीं हूँ मैं वैसे, इसलिए मैंने इसको काट दिया, यहाँ पर लिखा गया था जो लागू नहीं हो उसे काट दो, और अगर लागू होता है आपके लिए ये चीज़ तो आप इसको नहीं काटें, और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर, स्थान और दिनांक लिख देनी है, आपके वेरिफिकेशन की डेट लिख देनी है आपको जिस दिन का है। इसके अलावा ये संकल्प सूची दे रखी है यहाँ पर, संकल्प सूची के अंदर क्या क्या अपन ने अंक तालिका, इसके अंदर जैसे सेकेंडरी में क्या हो, इसके अंदर आपको जारी क्रमांक कि कब जारी क्रमांक अभी आपको मैंने बताया था उसमें वो जारी क्रमांक लिखना, और यह आपके पासिंग जिस दिन आप पास हुए हो उस दिन की डेट लिखी हुई है जो आपके मार्कशीट में मेंशन है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि ये लिखी हुई है 10th की मार्कशीट के लास्ट में जारी क्रमांक या रोल नंबर क्रमांक जिसे बोलते हैं ये है। इसके अलावा पहले क्या है 2010 से पहले ये अलग से आता था प्रमाण पत्र अपने जन्म का, लेकिन अब 10वीं के साथ ही काउंट होके आता है आजकल 2010 के बाद में, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये डैश करके छोड़ देना है। और ये संलग्न संख्या है जिसमें आपने कितनी जेरोक्स लगाई है इस पेज के साथ वो लिखी है। हाई सेकेंडरी आप डिप्लोमा से हो तो डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, वरना डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लिखना है। वहाँ पर आपको इसका जारी क्रमांक मैंने अभी आपको बताया था मार्कशीट के अंदर, और साथ में इसके आपके ये पासिंग डेट आपको लिखनी है। और जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की रहेगी जेरोक्स तो इसलिए संलग्न संख्या अपन ने 2 लिखी है। आपके यहाँ पर प्रमाण पत्र के लिए डिप्लोमा तो आया नहीं है तो इसलिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब तक वैलिड है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखना है आपको। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जारी क्रमांक लिखना है और लास्ट में उसकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट की इशू डेट लिखनी है। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट में मैं जारी क्रमांक और इशू डेट बताता हूँ। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जहाँ पर इसका जारी क्रमांक लिख रखा है ये, और ये साथ में इशू डेट दे रखी है, ये आपको लिखनी है। इसके अलावा अब ये कार्यालय टिप्पणी है। कार्यालय टिप्पणी के अंदर ये कार्यालय वाले करेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना। और ये है शिक्षा संबंधी, अगर कोई व्यक्ति लास्ट ईयर के अंदर है, अभी उसने पेपर दिया है और रिजल्ट अवॉइडेड है, अब रिज़ल्ट अब आया है फॉर्म क्लोज होने के बाद में, तो ये उसे अपने विभाग से लास्ट जो भी है संस्था का उसकी सील और साइन करवा के ये भरना है। और जो पास आउट कैंडिडेट है जो पहले डेट से पहले ही पास हो चुके हैं उनको ये नहीं भरना है। इसको आपको बस पढ़ना है और जो चीज़ है उस पर आपको राइट लगाना है। जैसे कि बाकी 2 कैंडिडेट के अंदर कि आप डेट से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर चुके और अंतिम डेट से पहले आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली, तो दोनों के अंदर राइट लगा दिया गया है। और बाकी ये तीनों चीज़ अप्लाई नहीं होती, ये पेपर के लिए कि अगर पेपर की डेट तक आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है या नहीं की है। और ये है आपके क्या बोलते हैं, जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू तक आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है यानी कि उससे रिलेटेड है। और ये श्रेणी वाइज है जिसमें आपको भर देना है वगैरह करके। और जो TSP एरिया का है उसके लिए यहाँ पर लिखना है TSP का मूल निवासी है और TSP का मूल निवासी नहीं है। अगर वो है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है उसको, ठीक है। बाकी इसमें आपको खाली छोड़ देना है 4थे नंबर का पॉइंट, केवल लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के लिए बोल रहा हूँ मैं, जिसमें आपको फर्स्ट शैक्षणिक योग्यता में 3rd, 4th और 5th खाली छोड़ देना है आपको। और साथ में जो 2nd है श्रेणी वर्ग में 5th खाली छोड़ देना है आपको। अब अनुभव में जिसका अनुभव हो उसे इसमें से टिक करना है। और इसके बाद अब आती है आयु सीमा की बात में। इसमें विभक्ति के नियम के अकॉर्डिंग ये अपने इनको 1 जनवरी 2021 तक की है डेट ऑफ बर्थ से लेकर इस बीच में कितने साल के हो रहे हो आप। और विभक्ति में निर्धारित आयु सीमा कितनी सीमा है, जैसे 18 से 40 वर्ष दे रखी है कॉमनली।
और इसमें आता अभ्यर्थी स्वयं निम्न में से किस श्रेणी में मान्य है। अब क्रमांक नंबर 16 EWS सामान्य पुरुष है। इसके अंदर ये दे नहीं रखा था, बाकी इसमें सब देख लिया आपने। इसमें देख लो कि आपकी कौन सी कैटेगरी कौन सी है, बाकी सब क्रॉस मार दो। इसमें से बाकी सारी कैटेगरी दे नहीं रखी थी, इसमें लास्ट में जाके एक ऑप्शन दे रखा है आपको, इसमें कोई अन्य। तो इसमें आप जो में भी हो, अगर इनमें से नहीं दे रखा है तो उसमें आप जैसे लिख सकते हो EWS वर्ग का सामान्य पुरुष हूँ, उसमें कोई छूट नहीं मिली हुई है आपको, इसलिए राइट का निशान रखें और यहाँ पे आपको आपके हस्ताक्षर करने हैं। और ये जो है लास्ट फॉर्म का जो है कार्यालय उपयोगिता कार्यालय के लिए उपयोग में किया जाएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। लास्ट में आता है अटेस्टेड फॉर्म आता है, आपको इसके अंदर कलर फ़ोटो लगानी है आपको इस पर यहाँ पर, और साइन ऐसे करना है कि आपकी फ़ोटो कवर हो जाए उसके अंदर। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, उस सरनेम का। रोल नंबर आपके है नहीं और मेरिट नंबर है भी नहीं, DRT DMLT दोनों में ही नहीं है। और आपका ये एड्रेस लिखना है, आपको पूरा एड्रेस लिखना है, जिसमें हाउस नंबर आपको इंक्लूड करना है, विलेज इंक्लूड करना है, थाना कौन सा लगता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सब आपको डिटेल रखना है। परमानेंट एड्रेस और होम एड्रेस लिखना है। और ये है आपका पर्टिकुलर प्लेस, अगर आप पिछले 5 सालों में से कहीं भी ऐसी जगह पर रहे हो, पिछले 5 सालों के अंतर्गत आप आपके होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर 1 साल के लिए भी रहे हो, तो आप इसे भर सकते हैं। जैसे कहाँ से भरे हुए हो, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट और कहाँ पर हो, और वहाँ का एड्रेस, 1 साल तक आप कहाँ पर रुके हुए थे, ये वो चीज़ है इसके अंदर। और नहीं भी भरते हो तो कोई दिक्कत नहीं है 4th के अंदर। और 5th में आपका फादर्स क्या करते हैं, बिजनेस वगैरह क्या है। और 6th के अंदर आप भरोगे इसके अंदर टोटल, आप जैसे भरना चाहते हो कि जो अविवाहित है उनके लिए फादर्स और मदर भरना है, और जो विवाहित है उनके लिए हस्बैंड एंड वाइफ का भरना है आपको। इसके साथ भी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आपकी जन्मदिन कौन सी है, आपके ये प्रेजेंट एज आपके एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग कितनी है, जो आपने पहले लिखी थी वही लिखनी है। 1 जनवरी 2021 तक की जन्म डेट से 1 जनवरी 2021 तक के लिए। और आपके एज ऑफ, अब जब आपने 12th का रिज़ल्ट आया था तब आपकी डेट कितनी थी वो आपको यहाँ लिखनी है। आपका जन्म कहाँ पर हुआ था, और आप अभी कौन से में रह रहे हो उससे रिलेटेड लिखनी है। आपकी कास्ट क्या है, और अगर आप शेड्यूल कास्ट जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। और यस करना है तो आपको उसका नेम ट्रेबल भी करना पड़ेगा, आपको उसका कास्ट का लिखना भी पड़ेगा, कौन सी कास्ट के हो। के अलावा 5 कॉलम दे रखे हैं यहाँ पर, जिसमें से आपको क्या बोलते हैं, आप पिछले 5 साल में आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, पढ़ाई कहाँ से करी है। तो मेन आपको यहाँ पर 10वीं तक का ही लिखना रहता है। तो आप 5 कॉलम में से आपको एक तो डिप्लोमा का भरना है, डिप्लोमा कहाँ से करा है आपने, एड्रेस क्या था डिप्लोमा का, और दूसरा अपन देखें उसके बाद 12th का 10th का वगैरह भरना है। इसके बाद आप अगर जॉब करी है आपने कहीं पे तो उसके लिए है ये, और नहीं तो नो करना है आपको इसमें, वरना डिटेल भरनी है। चौथे 12 नंबर का पॉइंट है, जिसमें आपने क्या बोलते हैं, आपको कोर्ट का कोई केस वगैरह हुआ हो, कुछ हुआ आपके ऊपर, नहीं हुआ है, कोई लीगल कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 13वें नंबर का पॉइंट है, 2 आपको कैंडिडेट के नाम लिखने हैं और उनसे सिग्नेचर करवाने हैं साइड में ही, कि क्या बोलते हैं कि वो आपकी, जिसे आप जो आपको जानते हो। इसके अलावा आपको आपका यहाँ पर आपके साइन करने हैं, और साथ में आपको यहाँ पर आपका प्लेस लिखना है। और लास्ट ये आता है, ये गेजेटेड ऑफिसर के रिलेटेड रहता है। आपका नाम, आपके पापा का नाम, कितने ईयर से वो आपको जानते हैं, और यहाँ पर गेजेटेड ऑफिसर की साइन और सील लगेगा। कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो कि आप करा सकते हैं। अब आपको टोटल आपको पता चल गया होगा कि 2 सिक्योरिटी फॉर्म लगेंगे, और दोनों सिक्योरिटी फॉर्म में एक ही गेजेटेड ऑफिसर से साइन और सील लगवाने हैं आपको। और बाकी नियम और रेगुलेशन की इसमें बात है, इसमें आपको 100 रुपये का स्टाम्प होगा। आप ये पूरा तरीके से पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है कि एक ही आवेदक अपना एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकता है, एक मेन पॉइंट ये है इसके अंदर। और साथ में आयु की सीमा के लिए आपको ध्यान रखना है। आयु की गणना सामान्य विभक्ति के अंतर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जनवरी तक के लिए है यहाँ पर। बाकी जो छूट वगैरह है वो आप विभक्ति के अंदर पढ़ सकते हो सामान्य तौर पर। और कोई भी आप जाति प्रमाण पत्र वगैरह आप बनाते हो तो आपके पास वो जो आपके लास्ट डेट थी 30 जुलाई 2020 उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर विशेष लिखा हुआ है ये, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये भी लिखा हुआ है आपको जो दोनों आवेदन पत्र हैं, विस्तृत आवेदन पत्र है, इसकी आपको 2 ज़ेरॉक्स निकलवानी है और अपनी हैंडराइटिंग में भरना है आपको ये। और लास्ट में दोनों पे एक ही गेजेटेड ऑफिसर के साइन और सील लगवाने हैं आपको। ये बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। और इसमें किसी प्रकार की काट छाट नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल कैंडिडेट्स। आप लोग
बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे थे, इसलिए इस पर वीडियो बनाई है मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, क्या बोलते हैं मूल निवासी का आवेदन अनुक्रमांक कितना होता है, तो ये रहा आपके इसके अंदर आवेदन क्रमांक दे रखा है। आवेदन क्रमांक या जारी क्रमांक जो भी बोलो, ये होता है अपने यहाँ पर दिया रहेगा। आपको AWS हो, विशिष्ट मूल निवासी हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको उसको जारी दिनांक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसी प्रकार ये चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको कॉलेज से मिला हुआ, इसके लिए यहाँ पर आपको जारी क्रमांक आपको यहाँ पर दिया हुआ मिल जाएगा और साथ में इसकी दिनांक भी आपको देखने को मिल जाएगी।